हम्म स्वागत है रूपांतरण का मार्ग यानी द ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप सीरीज के एपिसोड 5 में। मैं आपका होस्ट हूं और आज के इस गहन विश्लेषण के लिए मेरी सह होस्ट और हमारी विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्ते। और मैं बहुत उत्साहित हूँ आज के विषय को लेकर। बिल्कुल। तो आज हम जिस सोर्स मटेरियल का गहन विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बेहद ही ग्राउंड ब्रेकिंग किताब है। इसका नाम है मैनिफेस्टेशन 3, अ प्रैक्टिकल गाइड टू क्वांटम जंपिंग, जिसे लिखा है कानव सचदेव ने। हाँ, और जो लोग इस क्षेत्र को करीब से फॉलो करते हैं वे जानते हैं कि कानव सचदेव को द सबकॉन्शियस आर्किटेक्ट कहा जाता है। वो व्हाइट लाइट सिस्टम के संस्थापक भी हैं। सही कहा। और उनकी सबसे बड़ी खूबी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेरित करती है वो ये है कि उन्होंने प्राचीन वैदिक तंत्र, सनातन धर्म के ज्ञान और उपनिषदों की शिक्षाओं को लिया है और उन्हें आज की आधुनिक साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डिकोड कर दिया है। बिल्कुल, मतलब ये कोई हवाई दार्शनिक बात नहीं है। ये क्वांटम विज्ञान का उपयोग करके वास्तविकता को मोड़ने का एक बहुत ही सीरियस और नैदानिक विज्ञान है। और इसीलिए आज के इस विश्लेषण का जो मुख्य मिशन है वो ये है कि हम इस किताब से एक सटीक, नैदानिक और चरण दर चरण रोड मैप निकालें, ताकि जो भी श्रोता इसे सुन रहे हैं वे इन सिस्टमिक कॉन्सेप्ट्स को तुरंत अपने जीवन में लागू कर सके। जाहिर है, क्योंकि थ्योरी तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन असली खेल एप्लीकेशन का है। ठीक है, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले उस बुनियादी नींव की बात करते हैं जिस पर ये पूरी वास्तुकला टिकी है। किताब ये बहुत स्पष्ट रूप से दावा करती है कि क्वांटम जंपिंग कोई विज्ञान कथा या साइफाई नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह माइंड और मैटर यानी मन और पदार्थ के बीच का एक प्रमाणित वैज्ञानिक सेतु है। लेकिन अगर हम इसे भौतिकी के नजरिए से देखें तो ये काम कैसे करता है? मतलब क्या ये सिर्फ सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग का ही कोई नया फैंसी नाम है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये सकारात्मक सोच से बहुत बहुत आगे की चीज है। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ हमारे चेतन मन या कॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा प्रयास है। हम्म। लेकिन क्वांटम विज्ञान वास्तविकता की बुनियादी प्रकृति की ही व्याख्या कर देता है। अगर हम क्वांटम यांत्रिकी के वेव पार्टिकल ड्युअलिटी सिद्धांत को देखें, है ना, तो सब एटॉमिक स्तर पर जो कण होते हैं वे किसी एक निश्चित जगह पर ठोस रूप में मौजूद ही नहीं होते। अच्छा, तो वे क्या होते हैं फिर? वे असल में प्रोबेबिलिटी वेव्स यानी अनंत संभावनाओं की तरंगों के रूप में तैरते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर यानी कोई देखने वाली चेतना उन पर अपना ध्यान केंद्रित करती है तो वे तरंगे तुरंत ढह जाती हैं। ओहो। हाँ, इसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहा जाता है और ठीक उसी पल वे कण एक ठोस भौतिक वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस कोई चुपचाप बैठने वाला दर्शक नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो वास्तविकता के निर्माण में एक सक्रिय भागीदार है। और किताब में प्लेसिबो इफेक्ट और साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी के जो प्रमाण दिए गए हैं वे मुझे इसी ऑब्जर्वर इफेक्ट का एक बायोलॉजिकल रूप लगते हैं। हाँ, 100%। मतलब प्लेसिबो इफेक्ट में जब किसी व्यक्ति को सिर्फ एक चीनी की गोली दी जाती है लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड ये पूरी तरह विश्वास कर लेता है कि ये एक जादुई जीवन रक्षक दवा है, तो शरीर वाकई बीमारी से ठीक होने लगता है। बिल्कुल, शरीर अपने आप हीलिंग शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, एक विचार जो कि पूरी तरह से अभौतिक है, वो शरीर की भौतिक कोशिकाओं को कैसे बदल सकता है? ये असल में न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही शानदार तंत्र है। होता क्या है कि जब सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज पर दृढ़ विश्वास कर लेता है तो हमारा मस्तिष्क सिर्फ सोचता नहीं रहता, तो वह क्या करता है? वो तुरंत न्यूरोपेप्टाइड्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स छोड़ना शुरू कर देता है। ये रसायन खून के जरिए पूरे शरीर में फैलते हैं और सीधे हमारे इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। वाकई? हाँ, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी यही तो साबित करती है कि इंसान की भावनाएं सीधे तौर पर डीएनए के एक्सप्रेशन को बदल सकती हैं। मतलब अगर डर है तो इम्यूनिटी गिर जाएगी और अगर प्रचुरता का पूर्ण विश्वास है तो हर कोशिका हीलिंग मोड में चली जाएगी। इसे समझने के लिए मैं एक
एनालॉजी का उपयोग करना चाहूँगा, जी जी। जो मुझे बहुत सटीक लगती है। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जी, या ओएस की तरह है। बिल्कुल सही तुलना है। तो जब कोई इंसान अपने जीवन में कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहता है, जी जैसे कि कोई नया बैंक बैलेंस या कोई नया रिश्ता, जी। तो वो असल में उस ओएस में एक नया सॉफ्टवेयर रन करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहता है। लेकिन अगर उस ओएस के अंदर पहले से ही ट्रॉमा लूप्स या पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स का कोई गहरा वायरस छिपा हुआ है, तो क्या होगा? कोई भी नया सॉफ्टवेयर कभी ठीक से काम नहीं करेगा। बिल्कुल, सिस्टम बार बार क्रैश होता रहेगा। तो क्वांटम भौतिकी के अनुसार सबसे पहले उस वायरस को हटाना होगा। क्या ये सिर्फ सोच का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर है? ये पूरी तरह से एक वास्तुकला या आर्किटेक्चर है। देखिए, लोग अक्सर बाहरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए पागलों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन उनका अंदरूनी ढांचा बिल्कुल वैसा ही रहता है। क्वांटम जंपिंग का मतलब भौतिक रूप से छलांग लगाना नहीं है। हम्म। ये चेतना के स्तर पर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर पर एक नई वास्तविकता की कोडिंग करना है। ये बहुत ही पावरफुल विचार है जो हमें इस रोड मैप के अगले फेज की ओर ले जाता है। फेज 1 है इच्छा की स्पष्टता और एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को डिकोड करना। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम है। चूंकि अब ये साबित हो चुका है कि वास्तविकता लचीली है, तो पहला कदम ये जानना है कि जाना कहाँ है। किताब कहती है कि यूनिवर्स से एक बहुत ही स्पष्ट सवाल पूछना चाहिए कि वास्तव में क्या चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिखरे हुए मन का नतीजा हमेशा बिखरा हुआ ही होता है। जैसे फटे हुए जाल से तितली पकड़ने की कोशिश करना, है ना? बिल्कुल सही। फटे हुए जाल से सिर्फ ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मन बिखरता क्यों है? हाँ, क्यों बिखरता है? मन इसलिए बिखरता है क्योंकि उसमें एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होते हैं। ये ब्लॉक्स कोई आम विचार नहीं है, ये गहरे अवचेतन में दबी हुई भावनाएं हैं, पुराने डर हैं और बचपन के आघात हैं जो नर्वस सिस्टम में एक गांठ की तरह जमा हो जाते हैं। हम्म। जब तक इन रुकावटों को साफ नहीं किया जाता, इंसान की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लगातार कम बनी रहती है। लेकिन देखिए, यहाँ मैं इस बात को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल चाहिए। जैसे किसी को एक सफल बिजनेस चाहिए या एक बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन किताब कहती है कि असली लक्ष्य वो बाहरी चीज नहीं है, बल्कि वो फीलिंग है जो उसे पाने के बाद महसूस होगी। हाँ, फीलिंग ही सब कुछ है। तो क्या केवल भावनाओं पर इतना ध्यान केंद्रित करना एक सीरियस क्लिनिकल रोड मैप के लिए बहुत ज्यादा अमूर्त या हवा-हवाई बात नहीं लगती? सतह से देखने पर ये अमूर्त लग सकता है, लेकिन गहराई में ये एकदम शुद्ध विज्ञान है। देखिए, यूनिवर्स कोई मानवीय भाषा नहीं समझता। उसे हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती। तो वो क्या समझता है? ब्रह्मांड की एकमात्र भाषा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। किताब में सिम्फनी ऑफ द सेल्फ का जो संदर्भ दिया गया है, वो कमाल का है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प हिस्सा था। इंसान का इनर नैरेटिव और उसके कोर बिलीव्स एक सिम्फनी के संगीतकारों की तरह हैं। अगर आपके अंदर डर, चिंता और कमी या लैक के सुर बज रहे हैं, तो आप बाहर कितनी भी भागदौड़ कर लें, आपको वही हालात मिलेंगे जो डर पैदा करते हैं। मतलब जब तक उस सिम्फनी को रीप्रोग्राम नहीं किया जाता, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल। भावनाएं अमूर्त नहीं है, वे ऊर्जा को दिशा देने वाला सबसे शक्तिशाली स्टीयरिंग व्हील हैं। और यहीं से हम रोड मैप के दूसरे फेज में प्रवेश करते हैं, जो है इमोशनल अलाइनमेंट और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये इस यात्रा का असली ईंधन है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। किताब भावनाओं के एक पूरे स्पेक्ट्रम की बात करती है, जहां डर और संदेह लो फ्रीक्वेंसी हैं और प्यार, खुशी और कृतज्ञता हाई फ्रीक्वेंसी हैं। और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। आपको पता है, हृदय का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मस्तिष्क से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। वाकई? हाँ, तो जब कोई इंसान हाई फ्रीक्वेंसी की भावनाएं महसूस करता है, तो वो असल में अपने आसपास के पूरे क्वांटम फील्ड को प्रभावित कर रहा होता है। Here's where it gets really interesting. किताब में क्वांटम ग्रेटिट्यूड की एक बहुत ही अनोखी अवधारणा है। हाँ, वो मेरा पसंदीदा हिस्सा है। आमतौर पर लोग अतीत या वर्तमान की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, लेकिन क्वांटम ग्रेटिट्यूड समय की रेखा को ही तोड़ देता है। इसका मतलब है भविष्य में जो चाहिए उसके लिए आज ऐसे आभारी होना जैसे वो पहले ही मिल चुका है। बिल्कुल।
मैं इसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ठीक है। मान लीजिए मेरा रेडियो 91.1 एफएम पर अटका हुआ है। अब अगर उस पर कोई उदास गाना बज रहा है तो मैं चाहे स्पीकर का वॉल्यूम कितना भी बढ़ा दूं या रेडियो को दूसरे कमरे में रख दूं, गाना नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, बिल्कुल। 98.3 एफएम का खुशमिजाज संगीत सुनने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी के डायल को मैनुअली ट्यून करना ही पड़ेगा। ये एनालॉजी क्वांटम यांत्रिकी के मिरर इफेक्ट को बहुत खूबसूरती से समझाती है। हाँ, ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से एक विशाल दर्पण है। एक दर्पण कैसे? वह हमारी इच्छाओं को भौतिक रूप में नहीं लौटाता, बल्कि वो उस वाइब्रेशनल एसेंस को रिफ्लेक्ट करता है जो हम अंदर से एमिट कर रहे हैं। अगर कोई लगातार सोच रहा है कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, तो वो ब्रह्मांड को लैक की फ्रीक्वेंसी भेज रहा है। दर्पण वही कमी वापस दिखाएगा। लेकिन क्वांटम ग्रैटिट्यूड से जब इंसान प्रचुरता महसूस करता है, तो दर्पण के पास उसे भौतिक रूप में वापस दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और इसी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए किताब द साउंड ऑफ साइलेंस की बात करती है। मतलब बाहर के शोर को बंद करके उस ब्रह्मांडीय प्रचुरता के साथ ट्यून इन करना। एकदम सही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जब फ्रीक्वेंसी सेट हो गई तो इस नई वास्तविकता का रोजमर्रा के जीवन में व्यावहारिक अभ्यास कैसे किया जाए? और यहीं पर रोड मैप का फेज 3 आता है, द क्वांटम सैंडबॉक्स और सेंसरी इमर्जन। हाँ, देखिए, सेंसरी इमर्शन पारंपरिक विजुअलाइजेशन से बहुत आगे का विज्ञान है। वो कैसे? लोग अक्सर अपने दिमाग में एक स्थिर तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं जो तुरंत धुंधली हो जाती है। क्वांटम सैंडबॉक्स का मतलब है नई वास्तविकता के भीतर एक पूरी 3D दुनिया का निर्माण करना। अच्छा, मतलब सिर्फ देखना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें देखना, सुनना, सूंघना और शारीरिक रूप से महसूस करना सब शामिल है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, तो मान लीजिए किसी को एक नया घर मैनिफेस्ट करना है। हाँ, तो सेंसरी इमर्शन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बाहर से घर की तस्वीर सोचे। हाँ, इसका मतलब है उस घर के लिविंग रूम में खड़े होना, खिड़की से आती धूप को त्वचा पर महसूस करना, हाँ, ताज़ी कॉफी की महक सूंघना हाँ। और लकड़ी के फर्श को नंगे पैरों से महसूस करना। और जब मस्तिष्क इस पूरी तरह से इमर्सिव आभासी वास्तविकता का अनुभव करता है, तो न्यूरोसाइंस ये साबित करता है कि दिमाग के न्यूरॉन्स बिल्कुल वैसे ही फायर करते हैं जैसे घटना सच में घट रही हो। क्योंकि दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता है ना। बिल्कुल, उसके लिए दोनों एक समान है। ये एक अविश्वसनीय तंत्र है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, हम इतनी देर से साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग की गंभीरता और क्लिनिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, फिर भी किताब में द आर्ट ऑफ प्ले यानी खेल की कला और अपने फ्यूचर सेल्फ का रोल प्ले करने पर इतना जोर दिया गया है। जब कोई अपने भविष्य का अभिनय कर रहा है या इसे एक खेल की तरह ले रहा है, तो क्या ये इस पूरी गंभीर वैज्ञानिक प्रक्रिया को थोड़ा बचकाना नहीं बना देता? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये एकदम साफ हो जाएगा कि प्लेफुलनेस या खेल की भावना कोई बचकानी चीज नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है? ये असल में मानव मस्तिष्क के डिफेंस मैकेनिज्म को बाईपास करने का सबसे चतुर वैज्ञानिक तरीका है। जब कोई इंसान किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस या तनाव में होता है, तो उसका चेतन मन एक सख्त पहरेदार बन जाता है। वो हर विचार का विश्लेषण करने लगता है। बिल्कुल, वो शक पैदा करता है कि ये कैसे होगा या ये संभव नहीं है। लेकिन जब कोई इंसान खेल रहा होता है, तो दिमाग का वो विश्लेषणात्मक हिस्सा आराम करने लगता है। ओहो, मतलब चेतना का वो पहरेदार सो जाता है। हाँ, प्ले की स्थिति में चेतन मन का प्रतिरोध गिर जाता है और नई वास्तविकता सीधे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है। रीप्रोग्रामिंग के लिए खेल वाकई सबसे तेज टूल है। ये बहुत ही शानदार अंतर्दृष्टि है। मतलब खेल के जरिए हम अपने ही दिमाग की फायरवॉल को शांत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अब जब ये पूरी मानसिक और ऊर्जावान वास्तुकला तैयार हो चुकी है, तो इस रोडमैप का आखिरी और चौथा फेज आता है कि इसे 3D भौतिक दुनिया में कैसे उतारा जाए। हाँ, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो बात नहीं बनेगी। जाहिर है, क्योंकि सिर्फ विचारों से इमारत नहीं बनती, ईंटें तो जमीन पर ही रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ बात आती है अलाइंड एक्शन, सिंक्रोनिसिटीज और ब्रह्मांडीय नक्शे की। ये वो चरण है जहाँ क्वांटम थ्योरी भौतिक रूप लेती है। इस वास्तुकला का अंतिम स्तंभ है कंसिस्टेंट एंड हार्मोनिक एक्शंस और खुली ग्रहणशीलता या रिसेप्टिविटी। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है बस सोफे पर बैठ जाओ और ब्रह्मांड का इंतजार करो। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अलाइंड एक्शन के बिना कोई भी क्वांटम छलांग पूरी नहीं हो सकती। इसे समझने के लिए किताब में जो केस स्टडीज दी गई हैं, वे एकदम सटीक हैं। जैसे मियाँ की कहानी। हाँ, मियाँ की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। मियाँ एक लेखिका थी जो एक भयंकर राइटर्स ब्लॉक से जूझ रही थी।
अगर वो पुराने तरीके से काम करती तो वो डर और घबराहट के साथ जबरदस्ती लिखने की कोशिश करती। जो कि पूरी तरह से एक लो फ्रीक्वेंसी का काम होता। बिल्कुल। लेकिन उसने क्या किया? उसने क्वांटम सैंडबॉक्स का इस्तेमाल किया। उसने अपनी किताब के छपने के बाद के अनुभव का सेंसरी इमर्शन किया। पन्नों की बनावट महसूस की, किताब की महक महसूस की। और जब उसकी फ्रीक्वेंसी सफलता के साथ पूरी तरह अलाइन हो गई, तब उसने जो एक्शन लिया वो प्रेरित था, डरा हुआ नहीं। और ठीक इसी तरह एलेक्स की केस स्टडी भी काम करती है। एलेक्स एक एंटरप्रेन्योर था जिसका बिजनेस डूब रहा था। हाँ, वो दिन में 18 घंटे काम कर रहा था। बिल्कुल, वो निवेशकों के पीछे भाग रहा था। लेकिन ये सब कमी और दहशत की फ्रीक्वेंसीज से हो रहा था। तो ब्रह्मांडीय दर्पण क्या करेगा? वो और ज्यादा दहशत वापस करेगा। बिल्कुल। लेकिन जब एलेक्स ने रुककर अपनी आंतरिक सिम्फनी को बदला और परिणामों से डिटैचमेंट और सरेंडर का अभ्यास किया, तब उसे सिंक्रोनिसिटीज या सार्थक संयोग दिखने लगे। एक अचानक हुई बातचीत से उसे एक ऐसा निवेशक मिल गया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये संयोग असल में ब्रह्मांडीय नक्शे के साइन बोर्ड हैं जो बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरे विस्तृत रोडमैप का अंतिम अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि एक्शन तो लेना है, लेकिन वो इंस्पायर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। भौतिक दुनिया में अंधाधुंध काम करना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। हमारे इंटेंशंस और एक्शंस के बीच एक पूरी सिम्फनी होनी चाहिए। इंस्पायर्ड एक्शन वो है जो इस विश्वास से लिया जाता है कि सफलता पहले से ही मिल चुकी है। सटीक एक्शन वो गोंद है जो क्वांटम संभावनाओं को भौतिक वास्तविकता के साथ जोड़ता है। जब अंदर की वास्तुकला मजबूत होती है तो बाहर की इमारत अपने आप स्थिर हो जाती है। आज के संपूर्ण और क्लिनिकल विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि क्वांटम जंपिंग भाग्य का कोई खेल नहीं है और ना ही ये कोई जादू। हाँ, ये पूरी तरह से क्लैरिटी, इमोशनल अलाइनमेंट, सेंसरी इमर्जन और अलाइंड एक्शन की एक सटीक वैज्ञानिक वास्तुकला है। बिल्कुल। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं श्रोताओं के विचार के लिए एक अंतिम और उत्तेजक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल, बताइए। किताब के एक बहुत ही गहरे हिस्से में इन्फिनिट सेल्व्स यानी अनंत स्वरूपों का सिद्धांत दिया गया है। जरा सोचिए, सफलता का जो भी स्वरूप आज किसी को सिर्फ एक सपना लग रहा है, चाहे वो पैसा हो या स्वास्थ्य, वो इस ब्रह्मांड के किसी समानांतर आयाम या पैरेलल डायमेंशन में पहले से ही वास्तविकता के रूप में मौजूद है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? सफलताओं को शून्य से बनाना नहीं पड़ता, वे पहले से मौजूद हैं। बस जरूरत है तो अपनी फ्रीक्वेंसी के डायल को उस विशिष्ट आयाम की ओर घुमाने की। ये विचार इंसान के हर सीमित विश्वास को तोड़ देता है। ये साबित करता है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता की खुद वास्तुकार हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो अगर द ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप सीरीज के इस गहन विश्लेषण ने आपके लिए चेतना और वास्तविकता के नए दरवाजे खोले हैं, तो कृपया इस एपिसोड को अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ जरूर साझा करें। और मैं भी यही कहूंगी कि इस पूरे कंसेप्ट को गहराई से समझने के लिए किताब जरूर पढ़ें। बिल्कुल। इस संपूर्ण साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग को और अपने जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह रीप्रोग्राम करने के लिए प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर से कानव सचदेव द्वारा लिखित ये असाधारण पुस्तक मैनिफेस्टेशन 3 अ प्रैक्टिकल गाइड टू क्वांटम जंपिंग जरूर प्राप्त करें। वास्तविकता को मोड़ने का विज्ञान अब पूरी तरह से डिकोड हो चुका है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।